बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की या मांग फलन की। यानी कि मांग को कई ऐसे कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक और बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऊपर के जो 4 पॉइंट हैं ये तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ये सारे के सारे ये बाजार मांग को प्रभावित करते हैं। यानी कि बाजार मांग को तो सभी प्रभावित करते हैं, व्यक्तिगत मांग को ऊपर के 4 पॉइंट हैं वो प्रभावित करते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहला है वस्तु की कीमत। तो बच्चों जैसा कि आप जानते होंगे कि वस्तु की कीमत का और मांग का विपरीत संबंध है। यानी कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि कीमत अगर ऊंची होती है तो डिमांड में कमी आती है, और अगर कीमत में कमी आती है तो डिमांड में वृद्धि होती है। अब इसे बहुत डिटेल में आप बच्चों को क्या मैं बताऊं कि आप आमतौर पर देखिए, अगर मान लीजिए आप ही को कोई चीज़ महंगी मिलेगी तो आप उसको लेने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आमतौर पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी होता है जहां पर कीमत बढ़ने पर आप ज़्यादा खरीदते हो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बच्चों। फिलहाल आमतौर पर सामान्यतः ऐसा होता है कि कीमत ऊंची होने पर उपभोक्ता वस्तु की कम मांग करता है और कीमत नीची होने पर उपभोक्ता वस्तु की ज़्यादा मांग करता है। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है बच्चों उपभोक्ता की आय। देखिए आय का असर मांग पे क्या पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि वस्तु सामान्य है या घटिया, ठीक है। और सामान्य में भी वस्तु वो अनिवार्य वस्तु है या कोई विलासिता की वस्तु है, इन बातों पे डिपेंड करता है। यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार वस्तु के प्रति क्या होगा, ये वस्तु की गुणवत्ता पे डिपेंड करता है। सामान्य वस्तु की बात करें बच्चों तो आमतौर पर देखा जाता है कि उपभोक्ता की अगर आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता जो सामान्य वस्तु है उसकी मांग को बढ़ा देगा, यानी कि वो ज्यादा सामान्य वस्तु खरीदेगा। और अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उपभोक्ता जो है वो सामान्य वस्तु की मांग को कम कर देगा। इसलिए इस केस में जो आय प्रभाव होता है, सामान्य वस्तु की केस में आय का जो प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। घटिया वस्तु की अगर हम बात करें बच्चों तो घटिया वस्तु के केस में जो आय प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव जो होता है वो ऋणात्मक होता है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों ऋणात्मक आय प्रभाव का, कि अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होगी। ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता की अगर आय बढ़ेगी तो मांग घटेगी, उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग बढ़ेगी। जैसे मोटा अनाज हुआ, ठीक है, या मान लीजिए सेकंड हैंड या पुराने टमाटर हो गए या खराब टमाटर हो गए, थोड़े से खराब से होते हैं। अगला हम बात करें बच्चों रुचि और प्राथमिकता की। तो रुचि और प्राथमिकता एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसमें फैशन भी आ जाएगा, इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें शामिल हो जाती है। तो अगर किसी वस्तु के प्रति जो उपभोक्ता का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो इंक्रीज करता है, मतलब उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता बढ़ती है, उपभोक्ता ज़्यादा रुचि देते हैं, ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो उसकी वजह से मांग बढ़ जाएगी। और अगर बुरा परिवर्तन आता है रुचि और प्राथमिकता में तो मांग घट जाएगी। जैसे सपोज कीजिए चीन से बने हुए बिजली के सामानों की मांग इंडिया में घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि रुचि और प्राथमिकता में विपरीत परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना जगने से, या आप कह सकते हो कि चीन के सामानों का विरोध हमने किया और उसकी वजह से चीन की वस्तुओं की जो डिमांड है वो भारत में कम हो गई, तो वो नेगेटिव परिवर्तन हुआ। इसी तरीके से मान लीजिए ये कहा जाता है कि आंवले का जूस से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो सडनली आंवले की जो जूस है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, वो हमने यहाँ पे समझे। उसमें से रुचि और प्राथमिकता भी है। इसके अलावा बच्चों संबंधित वस्तुओं की बात करें तो संबंधित वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, दो प्रकार की वस्तुएं हो सकती है, संबंधित और गैर संबंधित, ठीक है। संबंधित वस्तुएं वो होती है जिसमें एक वस्तु की कीमत का असर दूसरी वस्तु की मांग पे पड़ता है, और असंबंधित वो होती है जिसमें एक वस्तु की कीमत का असर दूसरे की मांग पे नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं और अगर आलू की कीमतें बढ़ जाएं तो मेरी मांग पर क्या असर पड़ेगा, मैं जो कोर्स बेचता हूं उसकी मांग पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आलू की कीमत और इकोनॉमिक्स के कोर्स की डिमांड दोनों में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपटीशन में कोई और कोर्स पढ़ाता है, अगर वो अपनी कीमतों में परिवर्तन करेगा तो डेफिनेटली मेरी मांग पर इसका असर पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं वस्तुओं को। पूरक वस्तु वे होती है जो मिलकर आवश्यकता को पूरा करती है। ये क्या करती है? मिलकर आवश्यकता को पूरा करती है, ठीक है बच्चों। और प्रतिस्थापन वस्तुएं वो होती है जो एक दूसरे के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं।
एक दूसरे के स्थान पर। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं पूरक वस्तु का, जैसे कि चाय कॉफी, ठीक है, इसके अलावा दूध और चाय की पत्ती, तभी तो आप चाय बना पाओगे। तो इसी तरीके से पेट्रोल कार। तो इस केस में क्या होता है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है यानी कि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी आएगी, और एक वस्तु की कीमत घटने पर दूसरी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। यानी कि कीमत और मांग में जो संबंध होता है उसको हम डायग्राम से भी बता सकते हैं। यानी कि क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों में, कि अगर कार की मांग बढ़ जाएगी, कार की अगर कीमतें बढ़ती हैं, अब पेट्रोल की कीमतें अगर घटती हैं, मैं पहले घटने का बता देता हूं, तो कार की मांग बढ़ जाएगी, और अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार की जो मांग है वो बाजार में घट जाएगी, जिसकी वजह से इस केस में जो मांग वक्र होता है वो इस तरीके से आपको नजर आएगा पूरक वस्तु के केस में। प्रतिस्थापन वस्तु, जैसे कि मान लीजिए टाटा स्काई डिश टीवी है, एयरटेल है और जियो है। मान लीजिए जैसे चाय कॉफी की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए चाय और कॉफी की अगर हम बात करें, मान लीजिए चाय की मात्रा है हम लिख देते हैं PC और PT और QT, तो अगर चाय महंगी, कॉफी की कीमतें अगर बढ़ जाएंगी तो लोग कॉफी से छोड़कर चाय की डिमांड को बढ़ा देंगे, यानी कि लोग कॉफी से चाय की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे चाय की मांग बढ़ेगी। और इस केस में जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड होता है, ये आप याद रखिएगा। अपवर्ड कब होता है, जब पूरक वस्तु, अपवर्ड होता है जब प्रतिस्थापन वस्तु हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, और डाउनवर्ड तब होता है जब पूरक वस्तु हो। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा बच्चों, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना भी मांग को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर उपभोक्ता को यह लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं तो वो वर्तमान में वस्तुओं की मांग को ज्यादा कर देगा, और इसके विपरीत अगर उपभोक्ता को यह लगता है कि भविष्य में कीमतें घटने वाली हैं तो वो वस्तु की जो मांग है वर्तमान में वो फ्यूचर में डाल देगा ताकि फ्यूचर में खरीद सके। यानी कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि गैस का कोई सिलेंडर जो आज 800 रुपए का मिल रहा है मार्केट में, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में वो 600 रुपए का हो जाएगा, तो जब कीमतें 600 की हो जाएंगी तब आप खरीदोगे, यानी करंट डिमांड तो आपने फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दी ना। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जो 800 रुपए का गैस का सिलेंडर है वो 1000 रुपए का हो जाएगा, तो सडनली आप उसकी डिमांड को क्या करोगे, ज्यादा करोगे, यानी कि पहले से ज्यादा सामान आप खरीदने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि हमारी जो भविष्य में कीमत की परिवर्तन की संभावना है वो भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। इसके अलावा बच्चों, जनसंख्या का आकार, यानी कि जनसंख्या का आकार कितना है, जनसंख्या ज्यादा है या कम है, और वितरण, यानी कि महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी देश में युवा जनसंख्या है तो वहां पे इस तरीके की वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होगी जहां युवा लोग यूज करते हैं। मान लीजिए बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है तो बच्चों की संख्या, बच्चों से बनी हुई चीजें ज्यादा यूज करेंगे। महिलाओं के पास अगर इनकम का या कह सकते हो ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या का वितरण कैसा है इस पे डिपेंड करता है। तो ये बच्चों कुछ पॉइंट ने, बाकी की और भी कई सारी वजह हैं जिन पे हमारी मांग डिपेंड करती है। इसके अलावा जलवायु और मौसम पे डिपेंड करती है, ये आप जानते ही होंगे कि जलवायु परिवर्तन से, मौसम परिवर्तन से डिमांड पे असर पड़ता है। अभी मान लीजिए कुछ ही दिनों में सर्दियां आ जाएंगी, तो सर्दियां आने पे लोग स्वेटर की डिमांड कुछ सडनली ज्यादा हो जाएंगी। तो ये सब पॉइंट हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी नीति भी मांग को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर सरकार बड़ी मात्रा में टैक्स लगाती है तो आपको समझना पड़ेगा कि वस्तु की कीमतें इनडायरेक्टली बढ़ जाएंगी, यानी कि आपको या तो कम प्रॉफिट मिलेगा या कीमतें ज्यादा देनी पड़ेंगी, यानी उपभोक्ता वियर करेगा, या दोनों ही केसेस में जो डिमांड है वो घट जाएगी। इसी तरीके से अगर सरकार आर्थिक सहायता देती है तो सरकार जो आर्थिक सहायता देगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी मांग है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट है बच्चों जो आपको समझ में आने चाहिए। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं हमने। देखिए, सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु, गिफन वस्तु हैं। हम इन तीनों केसेस में आपको मांग वक्र बनाना सिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कीमत ली हुई है, ये आप याद रखिएगा, और यहाँ पे आय ली हुई है, तो दोनों का बेस अलग अलग है, दोनों का मतलब आप कह सकते हो दोनों का रिलेशन अलग अलग है। अगर हम सामान्य वस्तु की बात करें, सामान्य वस्तु के केस में जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है, ये आप याद रखिएगा। मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि इस केस में जो कीमत प्रभाव है, ठीक है, वो ऋणात्मक होता है। घटिया वस्तु के केस में भी मांग वक्र ऋणात्मक होता है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि घटिया वस्तु की स्थिति में जो आय प्रभाव होता है वो कम शक्तिशाली होता है। देखिए, मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जब हम इंडिफरेंस कर्व करेंगे तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे कि इस स्थिति में आय प्रभाव कम शक्तिशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव के मुकाबले। और गिफिन वस्तु की स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, गिफिन वस्तु के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें आपको गिफिन वस्तु के बारे में बताएंगे। यानी कि इसमें आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है, आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। किसके मुकाबले? प्रतिस्थापन प्रभाव के मुकाबले। और इस स्थिति में आय प्रभाव कम शक्तिशाली होता है।
तो वो बच्चों जब हम आपको पूरी की पूरी डिटेल कराएंगे तो हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे क्या हम बताना आपको चाह रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हमने जो कीमत से संबंध बताया, यहाँ पे हम आय से संबंध बता रहे हैं। सामान्य वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव धनात्मक होने की वजह से इस तरीके का मांग वक्र बनता है, यानी कि जो बेस है उसका अंतर है बच्चों। देखिए मांग वक्र डाउनवर्ड है अपवर्ड, सामान्य वस्तु की स्थिति में दोनों तरीके का हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कीमत से संबंध स्थापित कर रहे हैं या आय से संबंध स्थापित कर रहे हैं। घटिया वस्तु की स्थिति में आप याद रखिएगा कि जो हमारा आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है, जिसकी वजह से मांग वक्र इस तरीके का बनेगा। और गिफिन वस्तु की स्थिति में भी आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो बच्चों इसके बारे में हम जब इंडिफरेंस कर्व कराएंगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस करा देंगे। इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है कि अगर वस्तु अनिवार्य है, ठीक है, तो मांग वक्र इस तरीके से धीरे धीरे घटती चली जाएगी और एक समय पर इस तरीके से आ जाएगी। यानी कि ये किस केस में बताया गया है, ये वस्तु अनिवार्य है, क्योंकि अनिवार्य वस्तु की एक लिमिट होती है, आप उस लिमिट से ज़्यादा आप अनिवार्य वस्तु का यूज़ नहीं कर सकते हो। वही वस्तु विलासिता की है तो कोई लिमिट नहीं होती है, उस केस में जो मांग है वो लगातार बढ़ती रहती है। यानी कि आय जिस रेशो से बढ़ती है मांग उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में आपकी बढ़ जाएगी अगर वस्तु विलासिता की है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको पूरे के पूरे पॉइंट समझाए जो मांग को प्रभावित करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन डायग्राम की मदद से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर बात करें हम सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु, गिफन वस्तु के बारे में, तो इसके ऊपर हम इंडिफरेंस कर्व में आपको वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे इसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।